लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेरिवेशन किया था जिसमें हम लोग का मिला था टॉर्क इज इक्वल्स टू आर, सॉरी टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसी को हम लोग स्केलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर। स्केलर है, इसमें कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं, वेक्टर नहीं है। तो टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स कितना हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर। यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू मास, ये कितना हो जाएगा अल्फा आर, और ये आर पहले से मौजूद है, तो ये कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। जब मैंने इसको कंपेयर किया एफ इज इक्वल्स टू किससे, मास इंटू एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पे देखो आमने सामने वाले टर्म, ये जो है बॉडीज को लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बॉडीज के रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये उनका लीनियर एक्सेलरेशन है, ये उनका एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये वाला जो टर्म है यहाँ पे क्या डिनोट करता है, इनर्शिया। तो ये बचा कुछ टर्म भी यहाँ पे क्या डिनोट करेगा, इनर्शिया। लेकिन यहाँ पे चीजें रोटेट कर रही हैं, तो यहाँ पे इसको अलग नाम देना था, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। दूसरा क्या होता है, इसको डिफाइन करना है ना, तो बस इस इक्वेशन को ही लिख दो आप, मास मल्टीप्लाइड बाई आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। यहाँ पे देखो ये एक सेंटर ऑफ रोटेशन है, यहां से हमने एक रस्सी बांधी और यहाँ पे ये मास रोटेट कर रहा है, तो आर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन से इस मास के सेंटर की डिस्टेंस। तो अगर आप लोगों को टॉर्क को डिफाइन करना है या अगर आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है, तो देखो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मास मल्टीप्लाइड बाई इसके सेंटर की सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। इसकी डिस्टेंस बोलूं चाहे इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बोलूं, दोनों एक ही चीज होती है। अगर मैं बोलूंगा ना इस बॉडी की डिस्टेंस यहां से कितनी है, तो आप ना इसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे हमेशा। हमेशा ग्रेविटी में काम आएगा बहुत ज्यादा, जिसमें दो प्लैनेट्स के बीच के सेंटर के बीच के हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। तो क्या ये वाला फॉर्मूला याद हो गया, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। चलिए अब डिफाइन करते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस बनाते हैं इसके ऊपर। हाँ करेंगे ना, टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, लिखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेक्स्ट हेडिंग है, इसके ऊपर फिर इकट्ठे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, it is a property of a body, it is a property of a body due to which it opposes any change in the state of rest, any change in the state of rest or uniform rotation, और यूनिफॉर्म रोटेशन। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ना हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज। एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया और एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशन। इनके अलग अलग नाम है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आगे चल के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे नहीं, आगे इंजीनियरिंग वगैरह में। तो देखो मैं आपको ना एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा रहा हूं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास ना हमको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि इस कागज का मुझे एक पुल बनाना है, इसका ऐसा पुल बनाना है, देखो दोनों साइड इसको हम लोग सपोर्ट देंगे और इसके बीचों बीच मैं चाहता हूं कि हम लोग इस पेन को रख सके, ये वाले पेन को हम लोग रख सके। तो इसके दोनों एंड्स पे मुझे इसे पकड़ना है। क्या मैं ऐसा पुल बना पाऊंगा, ये तो इसके सेंटर में गया, देखो पेपर तो बीच में से बैंड हो गया, ये तो गिर गया। तो इसके लिए रीजन क्या है, इसका ना एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम है। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम लोगों ने अभी तक के पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इसका ना मास जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तब इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। अभी देखो इसका जितना भी मास है पूरा, ये जो एक्सिस है पूरा इसके ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस एक्सिस से ऊपर नीचे।
एक्सिस से ऊपर नीचे तो आपको दिख ही नहीं रहा है, इतना पास पास। हम लोग क्या करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ना इस एक्सिस से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ना, जो इस ब्रिज के बिल्कुल सेंटर से जाएगा, उससे मास थोड़ा सा ज्यादा ऊपर और ज्यादा नीचे हमको दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करूंगा। तो देखो कागज वही है, वही पेन होगा, वही सपोर्ट की डिस्टेंस होगी, लेकिन अब आप देख पाएंगे कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट दे पा रहे हैं इस पेन को। अब देखो, अब इससे जो ये पुल बनेगा, अगर मैं इसको दोनों साइड सपोर्ट दे दूं और बीच में पेन रखने की कोशिश करूं, तो मैंने सक्सेसफुली एक पेन रख लिया है। इसके ऊपर हम लोग एक और पेन रख सकते हैं। पहले हम लोग क्या एक पेन भी रख पा रहे थे? नहीं। अब इसके ऊपर 2 पेन, 3 पेन, 4, 5 पेन आप लोग रख सकते हैं। तो अभी हुआ क्या है, देखो पहले इसका जो सेंटर था, ये देखो एक्सिस जो था, उससे मास ज्यादा ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, क्योंकि ये तो एक शीट के तरीके था। क्या बोल रहे हैं? इसका ये वाला जो एक्सिस होता है ना, ये जो लेंथ होती है, देखो अगर ये बैंड होगा तो कैसे, ऐसा बैंड होगा ना, ये ऐसा बैंड होगा, तो इसका जो एक्सिस है ना, हम इसको डिफाइन करते हैं। इसकी जो लेंथ होती है ना, उसके सेंटर से जो एक एक्सिस पास हो रहा है, वही क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो जब मैंने इसको ऐसे यहाँ पे सपोर्ट दिया है, अब देखो मास जो है इसके सेंटर से, देखो इसका एक्सिस अभी भी बिल्कुल बीचों बीच है, बीचों बीच, लेकिन मास देखो उससे कहीं ऊपर और कहीं नीचे। तो जब भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया उसके एक्सिस से आप ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे कर देते हो ना, तो चीजें बैंड नहीं होती। इसका एग्जांपल है, देखो ये, अगर मैं इसके अबाउट, ये अगर इसका एक्सिस है, देखो मैं इसको बैंड करना चाहूं, क्या ये बैंड हो जाएगा? बड़े आराम से बैंड हो रहा है, क्योंकि देखो इस एक्सिस के अबाउट, ये वाला जो एक्सिस है, मास बहुत ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन देखो इस एक्सिस के अबाउट मास बहुत ऊपर और बहुत नीचे तक के है। क्या मैं इसको ऐसा करके बैंड कर पाऊंगा? नहीं। तो देखो मास का डिस्ट्रीब्यूशन ना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये हमारा एक्सिस था, इसके अबाउट में इसको रोटेट कर रहा हूँ, देखो इसके अबाउट रोटेट कर रहा हूँ ना इसको, बड़े आराम से रोटेट हो गया, बैंड हो गया ये। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। तो देखो मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करके हम इसके बैंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो वैसी एक और चीज आती है कि किसी चीज को आपको घुमाने की इच्छा है। एक लट्टू होता है, आपने लट्टू देखा है? लट्टू का वजन है मान लो कितना, 50 ग्राम्स। अगर उसी लट्टू को मैं एक रोटी की तरह पतला बना दूं, अब बोलो इसको रोटेट करके दिखाओ। पहले उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था उसके एक्सिस के बिल्कुल पास में था, लेकिन अब उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वो सीडी की तरह दिख रहा है। सीडी, सीडी को कभी आप रोटेट करने की कोशिश करना, और सेम मास का लट्टू रोटेट करने की कोशिश कर, लड्डू भी रोटेट कर सकते हो। तो दोनों में से जिसका मास सेंटर के एकदम पास होगा ना, उसको आप बड़े आराम से रोटेट कर लोगे। ये चीज आपको फील करनी पड़ेगी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जितना दूर दूर होगा ना, उसको रोटेट करने में उतनी प्रॉब्लम आने वाली, और मास जितना पास पास होगा उसको रोटेट करने में उतनी आसानी होगी। जब शक्तिमान रोटेट करता था तो वो हाथों को ऐसे फैला के रोटेट करता था, याद है? ऐसे रोटेट होता था वो? नहीं, वो तो अपना एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर, देखो अपने एक्सिस से बिल्कुल पास में रखा था उसने अपना सारा मास, ताकि उसको रोटेट करने में आसानी हो। तो शक्तिमान को भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नॉलेज था कि मास को अपने एक्सिस के बिल्कुल पास रखना है, तो रोटेट होने में आसानी होगी। तो याद रखना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उसको रोटेट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, बड़े आराम से वो रोटेट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छी चीज है फिर या बेकार चीज है? क्यों अच्छी? पता है कई बार हमें चाहिए होता है ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि जो आपके गन्ना रस की मशीन होती है, उसमें देखना बड़ा सा आप एक फ्लाईव्हील लगा देते हैं, उसमें ना जो फ्लाईव्हील लगा रहता है बाजू में एक देखना चक्री घूम रही होती है, बड़ी सी चक्री घूम रही होती है। उसका मास जो है ना दूर दूर तक के रहता है, ताकि जब आप उसमें गन्ना डालेंगे ना, तब उसमें झटके से वो रुक ना जाए, इतना उसके पास इनर्शिया होता है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक चीज बताता है कि अगर बॉडी स्टेशनरी है तो आप उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे आसानी से, और अगर बॉडी रोटेट हो रही ना, तो उसको रोकने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया है ये देखो, जब बॉडी हम लोग लीनियर मोशन पढ़ रहे थे तब इसका इनर्शिया क्या काम करता था, अगर ये स्टेशनरी है तो इसको मूव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता था, और अगर ये मोशन में है तो इसको रोकने में प्रॉब्लम क्रिएट करता था। जैसे कि एक साइकिल आपकी तरफ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और एक ट्रक आपकी साइड आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, किसे आप रोक पाओगे आसानी से? साइकिल को। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है तो उसमें इनर्शिया कम है, उसको आप रोक पाते थे। जिसके पास जितना कम इनर्शिया उसे आप बड़े आराम से रोक सकते हो, चाहे वो घूमने वाली चीज हो चाहे वो लीनियर मोशन करने वाली चीज हो। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई आपसे पूछे आप क्या समझते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो बोलना ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अपोज करती है मोशन को या मोशन होने की टेंडेंसी। ये पेन को मैं चाहता हूं रोटेट हो जाए, तो इसको कौन रोक रहा है जो इसको रोटेट नहीं होने देगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा सकता हूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mr²। हम मास तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इसको पिचका के थोड़ा सा ऐसा सिलेंडर टाइप बना दूं कि ये फूल जाए, अब देखो इसके एक्सिस से इसका मास ज्यादा दूरी पे पहुंच गया, तो मास आप जितना दूर पे पहुंचा दोगे ना एक्सिस से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि रेडियस बढ़ जाता है। मास तो सेम है लेकिन रेडियस आपने बढ़ा दी, तो इस वजह से क्या होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है और आपको उसको रोटेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो वही लिखा है हमने, पढ़िएगा इसको। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशन। रोटेशन लिखना बहुत जरूरी है। और वहां जो हम लोगों ने इनर्शिया पढ़ा था वो क्या था? वो लीनियर मोशन को अपोज करता था, या अगर मोशन कर रहा है तो वो रोकने को अपोज करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल in rotational motion, in rotational motion as mass plays in linear motion, as mass plays in linear motion। तो देखो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट आप चाहते हैं ये रोटेट कर जाए। अभी इसका जो मास है ना वो है 5 kg, लेकिन पता नहीं आपको क्या सूझा, आपने इसको ऊपर नीचे से थोड़ा सा चपटा कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी भी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, इसके अबाउट आपको रोटेट करना है। यहाँ पे देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जो था वो कम कम डिस्टेंस के ऊपर था, लेकिन यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जो है ना बहुत दूर दूर की डिस्टेंस के ऊपर है। तो अभी भी इसका मास तो वही है, मास इज इक्वल्स टू 5 kg, लेकिन इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम होगा इसके मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr²। और m के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है? r भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और इसको रोटेट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी एज कंपेयर टू दैट कॉन्फ़िगरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट समझ में आया? बस ये रोटेशन को ना अपोज करता है यार। और हाँ, अगर ये रोटेट कर रहे हैं दोनों सेम स्पीड में, आप उसको बहुत आसानी से रोक लोगे क्योंकि उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। इसको रोकने में आपको पसीने छूट जाएंगे। ठीक है, चलिए लिखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, the moment of inertia of a particle with respect to an axis of rotation, with respect to an axis of rotation is equal to the product of, is equal to the product of the mass of particle and square distance and square of distance from rotational axis। ये फॉर्मूला लिख लेना, I is equals to mr²। रोटेशनल एक्सिस। तो देखो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने याद कर लिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी निकालने मिलेगा हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखना नहीं, बस ड्रॉ करना है।
हमने एक मास के बारे में समझा था, लेकिन यहां पे हम लोगों ने 4 मास ले लिए हैं। ये 4 मासेस एक स्क्वायर के चारों वर्टिस के ऊपर है, और मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर दिया जाए। इस एक्सिस के अबाउट मैं चाहता हूं ये चारों के चारों रोटेट करना चाहिए। ठीक है, इसमें ये जो इनके बीच का जो गैप है ये है ए। तो बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सबका मास m है, इसका भी 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 मास m है। चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, बाकी क्वेश्चन आप फॉलो करना। जब भी ऐसा कन्फिग्रेशन दिया होगा, देखो 4 मासेस है हमारे पास, यानी 4 पार्टिकल हैं। इसको मैंने पार्टिकल नंबर 1 2 3 4 नाम दे दिया। सेंटर ऑफ मास नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है, बोला इसके अबाउट जब हम रोटेट करेंगे ना तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो बोला ठीक है सर, यहाँ पे एक रहता तो इसका क्या हो जाता एम आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो 4 4 है, तो क्या हो जाएगा m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर प्लस m4r4 का स्क्वायर। जितने भी पार्टिकल होंगे सबका जोड़ देना, सबका सेपरेट 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन यहाँ पे खास बात है कि सबका मास सेम है, तो m1 m2 m3 m4 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और सबकी डिस्टेंस हमको एक्सिस से लेना है। देखो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी, उसमें डिस्टेंस कहां से बताई थी, रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस बताई थी। तो देखो ये हमारा एक्सिस है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस से इस मास की डिस्टेंस कितनी है, a/2। भाई ये a है, ये भी a है, तो इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2। इसकी डिस्टेंस a/2 a/2 a/2। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m a/2 का स्क्वायर। और ऐसा 4 बार लिखूं कि 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चारों का तो सेम होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m a स्क्वायर। तो ये है इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने क्या किया, 4 पार्टिकल थे, चारों का मास लिया, चारों की एक्सिस से डिस्टेंस ली है हमने, एक्सिस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग कोशिश कीजिए। सेम वही 1 2 3 4, ये चारों के चारों मासेस हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, इस एक्सिस के अबाउट। जैसे देखो ये है, दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 मासेस हैं। पिछली बार वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे थे, इस बार इस एक्सिस के अबाउट देखो रोटेट कर रहे हैं। समझ में आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो यहाँ पे भी 4 पार्टिकल है हमारे, 1 2 3 4, सबका मास m है, m है, m m, और डिस्टेंस सबकी a a a a। तो यहां पे भी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर प्लस m4r4 का स्क्वायर। आप बताइए मास 2 के लिए रेडियस कितनी होगी। जो मास 2 है ना, उसका सेंटर है वो एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, बताओ। सही बोल रहे हो, बोलो जोर से। 2। इसका सेंटर इसके एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, हाँ तो पूछना चाहिए ना। ये देखो ये एक मास है, इस एक्सिस के अबाउट चारों तरफ रोटेट कर रहा है। ये वाला मास, ये जो माउस है, इसका जो सेंटर होगा ना, उसके इस एक्सिस से डिस्टेंस को ही हम आर कहते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 लिख दिया आपने। अब एक बात बताओ, ये इसके ऊपर ही बैठ गया है, अब ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। उसी के ऊपर रोटेट कर रहा है यार। एक बात बताओ, हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां होता है,
बेली बटन पे, जो नाभि होती है ना उस पे। अब तुम गोल गोल रोटेट करोगे अपनी नाभि के अबाउट ही, तो भाई आपकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे देखो मास 2 के लिए आर की वैल्यू है 0। सिमिलरली इसके लिए भी रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि उसी के ऊपर बैठा है यार वो। लेकिन इसके लिए भी 0 होगी क्या, नहीं। एक्सिस है, एक्सिस से उसका सेंटर देखो डिस्टेंस पे है, तो ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको ये वाली डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R1, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R2। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, देखो ये एक्सिस है, इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस आपको निकालना है। तो कोई बच्चा बोलेगा सर इसको भी ले लो ना। अरे इसको लेना है तो मैं तो इसको भी ले सकता हूं। आपको सबसे कम डिस्टेंस लेनी होती है। ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी, ये वाली डिस्टेंस सबसे कम होगी। कौन सी डिस्टेंस कम होती है, पॉइंट से किसी लाइन पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो डिस्टेंस मिलती है ना, वो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस। इसलिए हमने क्या किया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये वाली डिस्टेंस अब हमको निकालना है। अब आप लोग जानते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे, बताओ। अरे इस डिस्टेंस को कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से। एक बात बताओ, यहां से लेके यहां की जो डिस्टेंस है, ये तो इसका डायगोनल है ना, इसको आप कैसे निकाल सकते हो, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। और ये क्या है, उसका जस्ट आधा है। ये देखो, अगर ये ए है और ये ए है, तो ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ऐसी होगा ना, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2a का स्क्वायर। इसको हम लोग a को बाहर निकाल लिए, तो हम लोगों ने क्या लिखा, इसको a√2। तो ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए कि किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, वो a√2 होता है। अगली बार से मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो ये पूरा a√2 है, और ये तो उसका आधा होगा, तो a√2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी ना, R1, वो कितनी हो जाएगी, a√2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/√2। समझ में नहीं आया ना, क्या चीज। हम्म, ये देखो, ये हमारा मास है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। एक्सिस से इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ये हो जाएगी, तो यही क्या कहलाएगी, R। जब मैं इसको पास ला रहा हूं, तो इसका जो रोटेशन का जो सर्कल है, वो बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, छोटा हो गया है। जब ये इसको मैं और पास में ले जाके घुमाने लगा, तो और छोटा। जितना इसके पास में ले जाऊंगा उतना छोटा। एक टाइम मैंने ऐसा किया कि इसके ऊपर ही इसको रोटेट कर रहा हूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो एक्सिस के ऊपर आ गया ना। सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से डिस्टेंस ही क्या रहती है, रेडियस ऑफ रोटेशन। अब भैया इसका जो सेंटर ऑफ मास है, वो एक्सिस के ऊपर ही आ गया है, ये इसके अबाउट ही रोटेट कर रहा है। तो वहां पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब चाहे एक्सिस ऐसा सीधा सीधा हो, चाहे एक्सिस ऐसा हो, चाहे एक्सिस ऐसा हो, एक्सिस के ऊपर सेंटर है ना, बात खत्म, रेडियस 0। लेकिन इस केस में देखो, एक्सिस हमारा ऐसा था, ये ऐसा रोटेट कर रहा है। ये देखो, ये ना ऐसा रोटेट कर रहा है, ये दोनों पॉइंट ना फिक्स करके रखे हुए हमने, और ये ऐसा रोटेट कर रहा है। देख रहे हो, ये दोनों पॉइंट फिक्स हैं, ये तो कहीं घूम ही नहीं रहे, कोई सर्कल ही नहीं बना रहे। लेकिन ये वाला पॉइंट देखो, एक सर्कल बना रहा है, उसी सर्कल की रेडियस होती है। ये वाला पॉइंट भी एक सर्कल बना रहा है, ये वाला भी एक सर्कल बना रहा है, तो उसी सर्कल की हमको रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकालते हैं हम लोग, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहे हैं ना, वहां से डिस्टेंस आपको निकालना होता है। तो ये हमारा एक्सिस है, इसके ऊपर आप इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना, वही क्या हो जाती है इसके लिए, रेडियस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ रोटेशन कितनी आ गई, a/√2। किसको यहां तक के समझ में नहीं आया है, ऑनेस्टली हाथ उठाओ, मैं कॉपी में समझा दूंगा, बाकी सॉल्व करते रहेंगे। आपको समझ में आया क्या, हाँ, बाकी सबको भी नहीं आया क्या समझ में, क्या चीज समझ में नहीं आई है। अच्छा ठीक है, तो देखो,
यहां पे हमारा वो पॉइंट है जो कि एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है। इस पॉइंट की मुझको डिस्टेंस निकालना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने आपको खुद से दिया है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ना ये है, ये इसके अबाउट हमको इसको रोटेट करना है। तो इस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपको डिस्टेंस निकालना है कि ये कितना दूरी पे है। तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे कि देखो, ये आपको रोड क्रॉस करना है, आप यहां पे खड़े हो और आपको इस रोड को जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है, तो आप कैसे क्रॉस करोगे, ऐसे आप परपेंडिकुलर क्रॉस करोगे। इसको हमेशा परपेंडिकुलर बनाते हैं हम लोग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो इसके ऊपर से भी देखो, जब आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आएगी। सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझको ना ये वाली डिस्टेंस निकालना है, पर अगर आप इसको और आगे बढ़ा दोगे ना तो देखोगे कि ये तो डायगोनल बन जाता है, स्क्वायर का डायगोनल। अब आप इस ट्राइंगल के ऊपर जरा गौर फरमाइए। अगर ये ए है, ये ए है, तो एक ट्राइंगल में ये तो 90 डिग्री है। अगर ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस लगा के ये कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर में 2a स्क्वायर लिख लो, दो बार है ना ए स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता हूं क्या, 2a स्क्वायर। चलो मैंने इसको लिख दिया। बच्चों ने कहा कि सर 2a स्क्वायर लिखिए। ए स्क्वायर जो है उसके पास स्क्वायर है तो वो बाहर आ सकता है, तो हमने क्या किया, अब ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। तो बाहर निकल के क्या बन जाएगा, ए, पर √2 तो अंदर रह गया। तो ये डायगोनल कितने का आया, a√2 का। देखो ये पूरा का पूरा a√2 है, लेकिन मुझे तो ये आधा डिस्टेंस चाहिए ना। जब पूरा a√2 है तो उसका आधा कर दो, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a√2 का आधा। a√2 का आधा। अब नीचे जो 2 है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। देखो a√2 तो ऊपर था, नीचे वाले 2 को मैंने क्या लिखा, √2 इससे ये कट गया और क्या बचा, a/√2। तो अगली क्लास में जब मैं पूछूं स्क्वायर का डायगोनल कितना डायमेंशन होता है, तो आप बोलेंगे डायगोनल a√2 होता है। ये तो डायगोनल का आधा है, इसकी जरूरत तो कभी कभी पड़ेगी। तो यहां पे देखो डिस्टेंस कितनी आ गई, ये वाली r1, a/√2। r2 भी कितना होगा, ऑब्वियसली a/√2 होगा। तो दोनों रेडियस आपकी आ गई। ये वाली जो रेडियस है, ये वाली, ये तो 0 है, और 3, सॉरी 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 2 और 4 0 है। r2 हमारी 0 है और r4 0 है, तो इन दोनों को मैंने 0 रख दिया। तो यहां से आई निकाल के बताओ कितना आ रहा है, ma²। चलो रख के देखते हैं। तो i इज इक्वल्स टू m1 a/√2 का स्क्वायर प्लस m3। m1 m3 क्यों लिखना जब मासेस सेम है, तो मैं m लिखता हूं ना सीधा। m1 m3 नहीं लिखेंगे हम लोग, m लिखेंगे, इंटू a/√2 का स्क्वायर। तो ये ma²/2 प्लस ma²/2, आधा और आधा मिलके बन जाते हैं एक। तो ये कितना हो जाएगा, ma²। i इज इक्वल्स टू ma²। तो देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर से नीचे था वो वाला, तब भी आंसर क्या आया था, ma², और इस बार भी आंसर क्या आया है, ma²। क्या इसका ये मतलब है चार मासेस को आपने लगा के किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही आएगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं, कोइंसिडेंस है कि इसमें सेम आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इस बार क्या बनाए, चलो ये एक मास, ये एक मास, ये एक मास, ये एक मास, चारों m m m है। ये भी m, ये भी m, ये भी m, ये भी m, डिस्टेंस ये सब a। और इस बार हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये येलो वाला हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, येलो, इसके अबाउट ही ऐसा रोटेट कर रहा है। अगर इसमें आप देखना चाहो, एक मास यहां है, एक मास यहां, एक यहां, एक यहां, और ये ना इसके अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे।
ऐसे रोटेट कर रहा है। ये दोनों मासेस तो अपने अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रहे हैं, ये दोनों मासेस लेकिन सर्कल बना रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखिए फटाफट। हमने नाम दे दिया 1 2 3 4। आई इज इक्वल्स टू M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर प्लस M4 R4 का स्क्वायर। चलिए विप्लव बताइए आप, यहां पे R1 कितना होगा? हम्म 1। तुमसे पूछा था R2 कितना होगा तो 2, R1 कितना होगा तो 1, तो R4 कितना हो जाएगा 4। देखो R का मतलब होता है रेडियस, है ना। देखो जो मास 1 है ये वाला मास है, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, तो ये कितने रेडियस का सर्कल बनाएगा बताओ। ये जो माउस है ये अपनी जगह पे रोटेट हो रहा है, तो ये कितनी रेडियस का सर्कल बना रहा है? 0, क्योंकि अपने एक्सिस के अबाउट ही रोटेट हो रहा है। तो जो भी अपने एक्सिस के अबाउट ही रोटेट हो रहा है ना, उसका रेडियस ऑफ रोटेशन कितना हो जाता है? 0। तो यहां पे भी R1 कितना हो जाएगा? 0। और किससे पास हो रहा है एक्सिस? मास नंबर 4 से, तो उसके लिए भी रेडियस कितनी हो जाएगी? 0। अरे देखो ना, इसका सेंटर एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है? 0, उसी पे से तो गुजर रहा है। इसका सेंटर एक्सिस से कितना दूरी पे है? 0। लेकिन R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताओ अब। जो मास 2 है उसका सेंटर एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है? देखो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये ए है तो ये भी तो ए होगा। तो इसका सेंटर इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है? हाँ, इसका सेंटर, चलो आप यहां से कूद के इस पीली वाली लाइन पे आना चाहते हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? आप यहां से कूद के यहां पे आना चाहते हैं, कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? अरे बाबा लिखा है ए, फिर इसका सेंटर जो है एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। तो ये मास नंबर क्या है? 2, तो इसके लिए रेडियस भी कितनी हो जाएगी? ए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्या ये? तो चलो आप बताओ। R3 ए, ऑब्वियसली ए होगा ये, बात खत्म। अब देखो ये R1 0 है तो इसको हमने 0 बोल दिया, क्योंकि मास मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आना है। R4 0 है तो उसके साथ मास मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आना है। वैल्यूज पुट करो तो कितना आता है? मैं M1, हाँ M2 M3 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों मास सेम है, तो MA² प्लस MA² कितना आ गया? 2MA²। तो देखो वही चारों मासेस हैं, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए एक बार जेडब्ल्यू में क्वेश्चन पूछा है कि हमने ना एक सिस्टम ऑफ मास रखा हुआ है जिसमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर उनके बीच की हमने डिस्टेंस चेंज नहीं की है, कन्फिगरेशन एज इट इज है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी कंडीशन में सेम रहेगा। ऐसा बोला है उसने, क्या सेम है क्या? नहीं। देखो इसमें 2MA² हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स ए ए ए हैं। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। इसके बाद हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चन में जाएंगे। अब आपको बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं मासेस के नाम लिख देता हूं, ये है मास 1, ये है मास 2 और ये है मास 3। सबके लिए M M M। इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर है तो सारी साइड्स ए है। चलो बताओ।
अच्छा, तीनों रेडियस बताइए। हाँ, R1 0 है। R2 हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखो, ये परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर, ये A है और ये A/2 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग। पाइथागोरस लगाएंगे तो हमको ये वाली हाइट कितनी मिल जाएगी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? ये वाली हाइट देखो। अच्छा, मैं ये वाली हाइट निकाल क्यों रहा हूँ? निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। हाँ, A/2 से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, R1 की वैल्यू दे रखी है 0, R2 की वैल्यू दे रखी है A/2 और R3 की वैल्यू भी दे रखी है कितनी? A/2। अब बच्चे सकते में आ गए कि सर ये R2 और R3 की वैल्यू A/2 कैसे हुई? तो देखो, ये है हमारा मास नंबर 2। इससे आपको उचक के जाना है उस पीली वाली लाइन के ऊपर। आपको यहां से कूद के इस येलो वाली लाइन के ऊपर जंप करना है। ये टोटल A है, तो ये आधा कितना होगा? A/2। तो एक्सिस से मास की डिस्टेंस कितनी हो गई? A/2। ये जो A लिखा है ना, ये पूरा A है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा? A/2। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MA/2 का स्क्वायर, A/2 का स्क्वायर प्लस MA/2 का स्क्वायर। एक मास का और क्यों नहीं लिखा? हाँ, उसके लिए तो रेडियस कितनी है? 0 है, इसलिए बस 2 से हमारा काम हो गया। तो इसका कितना आ जाएगा ये? हाँ, नहीं कोई दिक्कत। MA²/4 प्लस MA²/4, तो ये कितना हो जाएगा? MA²/2। हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो जाएगी इसकी आई की वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सेम यही ट्राइंगल है, यही ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सारी साइड्स ए हैं, सारे मासेस एम हैं। अब ये रोटेट हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट। ये जो ऊपर में व्हाइट कलर का एक्सिस है ना, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है अभी। ये ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को? ये ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है ना? तो इस पॉइंट के अबाउट ये पूरा का पूरा ट्राइंगल गोल घूम रहा है। अब ऊपर वाले मास के अबाउट ये पूरा का पूरा ऐसा गोल घूम रहा है। अब निकालना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए आप बताइए, यहाँ पे ये है 1, ये है 2 और ये है 3। किसकी रेडियस आप बता सकते हैं? 3 का कितना है? 0, क्योंकि उसी के ऊपर से तो एक्सिस जा रहा है। तो हमें R3 मिल चुका है 0। अच्छा, R1 और R2 देख के बता सकते हैं कि क्या होगा? चलिए मैं 3 ऑप्शन बना रहा हूं। पहला ऑप्शन है ये है, दूसरा ऑप्शन है ये है, और तीसरा ऑप्शन है ये। 1, 2, 3। कौन सी होगी रेडियस ऑफ मास 2? 2। क्यों? क्योंकि 2 जो है ना, वही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मास और एक्सिस के बीच में। मास से एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बात खत्म। तो आप लोगों को यही वाली डिस्टेंस निकालना है। निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, निकालिए। तो ये वाली डिस्टेंस बच्चों को अब निकालना है। कैसे निकालेंगे विप्लव जी? ये पिंक वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस। तो बताते जाइए, मैं लिखते जाता हूं। हाँ, ये पिंक वाले की आपको लेंथ निकालना है। कितना हो जाएगा बताओ? पिंक वाले की लेंथ इज इक्वल्स टू, देखो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की कौन कौन सी साइड्स हमको पता है? ये वाली साइड पता है हमको, ये वाली साइड ए है। क्या ये वाली साइड पता है? पता है। कितनी है? A/2। क्योंकि ये जितना कुछ भी है, ये इसके इक्वल ही तो होगा। बिल्कुल ये इसके इक्वल होगा। होगा या नहीं होगा?
तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, a/2, और ये है a। तो भाई आपको हाइपोटेन्यूज पता है, आपको बेस पता है, तो आप ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। या कोई और तरीका भी है क्या निकालने का? एक और तरीका है, सोचो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके एंगल कितने 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 होंगे, 60 60 60। ये भी 60 है, देखो अगर ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा, साइन 60, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, खत्म, आ गया हाइपोटेनियस। तो हमको मल्टीपल वेज पता होने चाहिए। आप सिंपल पाइथागोरस का यूज करके भी निकाल सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये कितनी आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R1 और R3 R2 तो दोनों सेम होंगे, R2 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू, चलो हम इससे निकाल लेते हैं, या पाइथागोरस की बजाय उसका यूज कर लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, साइन 60 इंटू ए इंटू साइन 60 यानी कि √3/2। तो ये हो गया हमारे R1 और R2 की वैल्यू। तो यहां से बताइए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस 3 के लिए तो 0 है क्योंकि उसकी रेडियस 0 है, बस 1 और 2 के लिए हमको कैलकुलेट करना है। तो m इंटू a√3/2 का स्क्वायर इंटू 2 कर देते हैं, 2 बार कौन लिखे, दोनों के लिए तो सेम है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स की ए है, तीनों मासेस एम 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 है, लेकिन अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना उसके अबाउट, इसके अबाउट, वो फिजेट स्पिनर देखियो ना, उसको कैसे रोटेट करते हैं, तीन उसमें मासेस लगे होते हैं, बस वैसे ही मैं इसको रोटेट कर रहा हूं इस पॉइंट के अबाउट, जो इसका सेंटर ऑफ मास है, जो इस ट्राइंगल का सेंटर है, उसके अबाउट में रोटेट कर रहा हूं। तो बताओ अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0, एक भी रेडियस 0 नहीं है। बेसिक से चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना आई, तो उसका फॉर्मूला लिखो, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर। ये हमारा एक्सिस है। अब क्योंकि ये ना इस पेज पे परपेंडिकुलर है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। अगर मैं इसको 3 डायमेंशनल कुछ बना के दिखाने की कोशिश करूं तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो मैं 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, जैसे वो फिजेट स्पिनर को आप रोटेट करते हैं। तो ये एक्सिस वहां पे अब दिख रहा है, ये 3 डायमेंशनल है, उसमें ना चीजें समझ में नहीं आती ठीक से। इसी में देखो ये ट्राइंगल, ये तीनों की तीनों ना इसी पेज पे रोटेट करेंगे, और इस पेन के अबाउट, ये है इसका एक्सिस, इसके अबाउट रोटेट करने वाले। तो इस एक्सिस से आपको तीनों की डिस्टेंस पहले तो निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, बताओ। 2/3, हाँ 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 हाँ, तो मुझे आंसर बताओ, आंसर चाहिए। हाँ आई, 4/3 a²। चलो देखते हैं, हाँ बताओ। इंटू, नहीं नहीं नहीं, आप करेक्ट जा रहे हो, 90% करेक्ट हो। आपको पता होना चाहिए कि इसका सेंटर कहाँ पे होता है। हाँ, इस क्वेश्चन का आउटकम यही है कि हम लोग ना ये समझेंगे कौन सी चीज कहाँ पे होती है। देखो इसका जो सेंटर होता है ना, ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन का ना ये वाला हिस्सा 2/3 होता है और ये वाला हिस्सा 1/3 होता है। इसका जो सेंटर होता है वो इस मीडियन को, इसको मीडियन कहते हैं। किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसको हम मीडियन कहते हैं। ये मीडियन के ऊपर हमको ना सेंटर मिलता है। सर ये सेंटर कैसे मिलता है, हम लोग ना तीनों से मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, तीनों से जो मीडियन ड्रॉ करते हैं ना तो वो एक पॉइंट पे मिलती है, वही तो इसका सेंटर होगा। अब ये जो सेंटर होता है ना,
उसने इस लाइन को देखो दो हिस्सों में बांट दिया ना, तो ये वाला हिस्सा होता है 2/3 और ये वाला हिस्सा होता है 1/3। एक बात बताओ, कोई इस पूरे की लेंथ बता सकता है क्या? कितनी? a√3/2। कैसे भैया? ये 60 डिग्री है और ये a है, तो परपेंडिकुलर कितने का हो जाएगा? पूरा ऊपर से नीचे a√3/2। कैसे आया ये? यहां पे देखो साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर, चलो मैं इसका नाम दे देता हूं ए डी। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ये कितना हो जाएगा? ए डी अपॉन ए बी। साइन 60 कितना होता है? √3/2। √3/2 इज इक्वल्स टू एडी हमको निकालना था अभी, डिवाइडेड बाई ये, तो यहां से एडी कितना आ गया? a√3/2। ये a√3/2 है, तो यहां से लेके यहां की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? उसमें 2/3 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं बोलता कि ये बिल्कुल बीच में है तो आप क्या करते? 0.5 से मल्टीप्लाई करते ना। भैया ये 2/3 है, तो आप क्या करोगे? 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, मतलब इस पूरी लेंथ का 2/3 लेना है आपको। क्या करोगे? 2/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो R1 ये सेंटर है, यही एक्सिस है, तो ये हो जाएगा क्या? R1। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R2 और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R3। फिजेट स्पिनर को याद करो, जहां उसको आप पकड़ते हो उससे तीनों सेंटर डिस्टेंस, तीनों मासेस की डिस्टेंस सेम होती है ना, और वो डिस्टेंस किसके इक्वल होती है? ये जो अभी आएगा। तो R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 क्या है? 2/3 ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? √3/2। सामने a, 2 से 2 चीर दो, ये भी हो जाएगा, और कितना? a/√3। तो आपको ये भी डेटा याद रखना है, एग्जाम में आप इसको निकाल के बनाने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं, जैसे कि ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंटर होता है ना, वो हर वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पे होता है? a/√3। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का हमारा, जिसमें हम लोगों ने डायगोनल देखा था, ये वाला। इसमें देखो सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी होती है? a/√2। सेंटर से डिस्टेंस a/√2। डायगोनल कितने का होता है? a√2। देखो याद करना पड़ता है चीजें, हक्का बक्का नहीं होना है। 11th में आप लोग प्रमोट हुए हो, ये सबसे बड़ा ट्रांजिशन होता है, इसमें आपको मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। बुक्स का आपने साइज देखा है ना, कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। सीधा आपको पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले अब क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं यार, ये चीजों को हम रटते नहीं है। हम क्या करते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो हम लोगों को याद होते जाती है सब चीजें, पर एक बार याद हुई तो हमको याद भी रखना है उसको। चलो अगला क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग निकाल लेंगे आई की वैल्यू। आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तीनों के लिए सब कुछ सेम है, तो मैं लिख देता हूं 3 इंटू एम इंटू इनकी रेडियस कितनी आई थी अभी अभी? a/√3 का स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 3 है ऐसे मासेस, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इतना समझ में आया? पक्का? लेकिन इसके बाद ना अब हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ने वाली है? यहां पे तो देखो, ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन था, इसके आसपास कोई मास नहीं है, सीधा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर मास है। लेकिन अब हमारा सिनेरियो चेंज होने वाला है। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होने वाला है कि अब आप एक रॉड को रोटेट करने वाले हो। क्या इस रॉड के एंड में बस मास है क्या? नहीं, यहां पे भी मास है, यहां पे भी मास है, यहां पे भी, यहां पे भी। इसमें मास तो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले क्या होता था, मास पूरा का पूरा यहां पे था, तो आप लोग डिस्टेंस आर ले लेते थे। लेकिन इस बार देखो, ये वाला जो छोटू मास है, ये छोटू मास डीएम, भाई ये R1 डिस्टेंस पे है। लेकिन ये वाला जो छोटू मास है, ये वाला, मान लो ये भी डीएम है, लेकिन ये R2 डिस्टेंस पे है मेरे दोस्त। तो इस बार इतने सारे इन्फानाइट मासेस हैं और हर कोई अलग अलग रेडियस के ऊपर है, हर कोई अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर है। तब हम क्या करेंगे? यही मेन क्वेश्चन है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका स्कूल एग्जाम हो। ठीक है, लिखिएगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था ना, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर।
अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हेडिंग नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है ये भी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए, I इज इक्वल्स टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही करके हम लोगों ने अभी निकाला है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यहां पे देखो ये वाला केस, मास का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी एक पॉइंट पे नहीं है पूरा मास, उसका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे? अब आप लोगों का डेरिवेशन से कोई लेना देना है नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी है, R1 से लेके R2 तक, ठीक है। क्या बोले, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे कोई काम नहीं है। देखो हम लोग क्या इमेजिन करते हैं, हम लोग ना इसको ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये देखो यही वाला कॉन्सेप्ट है, इसका डेरिवेशन आप लोगों को इसमें नहीं है। चलो यहाँ पे ना एक मास है, मैंने ले लिया dm, और ये किस डिस्टेंस के ऊपर है, r1 डिस्टेंस के ऊपर है। अगला जो मास है वो भी dm है, और वो किस डिस्टेंस के ऊपर है, r2 डिस्टेंस के ऊपर है। अगला जो मास है वो भी dm है, और वो किस डिस्टेंस के ऊपर है, r3 डिस्टेंस के ऊपर है। ऐसे बहुत सारे मासेस हो जाएंगे ना, तो मैं इसमें भी सेम यही वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, I इज इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर dm प्लस R2 का स्क्वायर इंटू dm प्लस R3 का स्क्वायर dm। तो ये क्या कर रहा हूं, मैं सबको जोड़ ही तो रहा हूं। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जिनको मैं सब जोड़ने वाला हूं, और जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, सिर्फ इसका, तो आप बोलोगे सर छोटे से मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला। ऐसे करके मैं जब सबको जोड़ दूंगा तो मेरे को नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। इधर भी मेरे को सारे मासेस को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। तो हम लोगों ने सीधा यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन का यूज कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, I इज इक्वल्स टू अंडर इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू dm। ठीक है, अब एक हेडिंग डालिएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट हेडिंग है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब हुआ क्या, देखो ये ना एक ऐसी बॉडी है, मान लो ये कोई शीट है, ये अब एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होने वाली है, ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होने वाली है। इसके अबाउट जब ये रोटेट होगी तो मैं बोल रहा हूं कि इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो मास जो है हमको पिछली बार की तरह दिख नहीं रहा है, m1 यहाँ पे है, m2 यहाँ पे, m3 यहाँ पे है। तो मैंने कहा अरे तो फिर कंफ्यूज क्यों होते हो, इसको आप क्या करो, बहुत सारे पार्ट में ब्रेक कर लो। आपने इसको बहुत सारे पार्ट में ब्रेक कर लिया, ये इतने सारे पार्ट दिखते हैं, बहुत सारे। ये आपका m1 है, ये r1 डिस्टेंस पे है, ये आपका m2 है, ये r2 डिस्टेंस के ऊपर है। मैं सारे मासेस तो यहाँ पे नहीं बना सकता, दो चार मास बना के दिखा रहा हूँ कि इसका मैंने एक ये छोटा सा हिस्सा लिया इस प्लेट का, और बोला कि ये इसका m1 हिस्सा है r1 डिस्टेंस पे, ये इसका m2 मास है r2 डिस्टेंस के ऊपर। मतलब इस शीट के ऊपर मैंने ना एक गोला लगा दिया, इस गोले का कुछ तो मास होगा, और इस गोले का सेंटर यहाँ से r2 डिस्टेंस पे है। ऐसे मैंने ना बहुत सारे गोले ले लिए, इस गोले से पूरा इसको कवर कर दिया है। तो हर एक छोटा सा गोला एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, तो इसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आप लोग निकाल सकते हैं, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। लेकिन ऐसे कितने गोलों में इसको कन्वर्ट करेंगे आप, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ गोले हो जाएंगे। क्या यही काम करेंगे दिन भर, पूरी 11th निकल जाएगी, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं इसको ना ले जाके तौल लेता हूं, तो मुझे इसका टोटल मास पता चल जाएगा।
तो मैंने बोला ठीक है, इसका टोटल मास आपको पता चल गया। आप एक काम कीजिए सर, इसकी ना अंदाजे से कोई एक रेडियस दे दीजिए कि पूरा का पूरा मास इसका एक इस डिस्टेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। अंदाजे से कोई एक डिस्टेंस दे दीजिए, लेकिन वो डिस्टेंस ऐसी होनी चाहिए, वो डिस्टेंस ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं उसका स्क्वायर करके मास से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे उसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाना चाहिए। देखो, दो बच्चों ने यहाँ पे अप्रोच की। सबसे पहले बच्चे ने क्या किया, इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ब्रेक कर लिया। हर एक का मास पता था, हर एक की डिस्टेंस पता थी। तो उसने क्या किया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर। ऐसा करते 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 15 से 20 सालों के बाद वो आया और उसने बताया कि सर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है 50 यूनिट। कई सालों के बाद वो पहुंचा, बहुत टाइम लगेगा ना इसमें। दूसरा बच्चा बोला कि सर मुझे ना इसका मास पता है, इसका मास मुझे पता है, आप इसका ना कोई एक ऐसा अंदाजे से एक रेडियस दे दो कि जिससे ना मेरा सही सही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए। तो वही जो एक रेडियस होती है ना, जो बाकी सारी रेडियस को कंपनसेट कर देती है। जैसे देखो, एक बच्चे को 3 मार्क्स मिले, एक को 5 मार्क्स मिले, एक को 7 मार्क्स मिले। अगर मैं बोलूंगा क्लास में एवरेज कितना आया, तो एवरेज क्या करता है, सबको कंपनसेट कर देता है। तो वैसे ये एक एवरेज रेडियस की वैल्यू है। भाई पूरे मास को तो आप इतने पार्ट में ब्रेक नहीं कर पाओगे, तो उसका एक कॉमन रेडियस हम आपको दे देते हैं, और वही क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन तो एक ही है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, इसको रखने पे भी ना आपको सेम 50 यूनिट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन किस मास की रेडियस है, नहीं, सेंटर ऑफ मास से नहीं। ये अलग कॉन्सेप्ट है, अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे कि के किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो, चलो अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है आई इज इक्वल्स टू, क्या हुआ, आई इज इक्वल्स टू m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn rn का स्क्वायर। टोटल n पार्ट्स में इसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया था, टोटल n पार्ट्स में। अब देखो, मैं चाह रहा हूं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ऐसी 50 रेडियस का मुझे यूज ना करना पड़े, कोई एक रेडियस से काम हो जाए। तो अगर कोई एक रेडियस से काम हो जाएगा तो देखो वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू के स्क्वायर। फॉर्मूला वही ना, एम आर स्क्वायर। तो यहां पे मुझको एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए वो किसके इक्वल आए, पूरा इसके इक्वल आए। अब ये देखो, इसको टोटल ऐड करने पे कितना आएगा। यहाँ पे हम लोग अब एक एजम्पशन लेंगे कि हमने जितने भी मासेस लिए हैं वो सबके सब कैसे हैं, इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूं, m मल्टीप्लाइड बाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 rn का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। हमने टोटल कितने पीसेस किए थे यहाँ पे, n पीसेस। तभी तो देखो ना, n पार्टिकल्स का हम लोगों ने निकाला है। तो इस m को भी मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू n लिख सकता हूं ना। भैया आपने m मास के n पीसेस किए थे, मान लो ये 100 ग्राम का है, आपने इसके 100 पीसेस कर दिए, तो एक एक ग्राम के 100 पीसेस हो जाएंगे इसके। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू n। और ये वाली रेडियस हमको निकालना है अभी। इस साइड है m और ब्रैकेट में क्या है, ये r1 का स्क्वायर प्लस डैश 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 rn का स्क्वायर। दोनों साइड से m और m कट गया, और यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है। जब वो बच्चा ये काम कर रहा था ना, तो मैंने क्या किया था, सारी की सारी रेडियस बस उठा के ले आया था। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी थी सारी की सारी रेडियस की, और डिवाइड कर दिया था कि उसने कितने नंबर ऑफ पीस किए थे। तो मुझको ये मैजिकल रेडियस मिल गई थी, मैंने इसको बता दिया था और इसने 50 यूनिट आंसर ले आया था। तो मोटा मोटा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ये वो रेडियस है जिसको आप रखोगे ना इस फॉर्मूले में, तो आपको सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। अगर आप उसको बहुत सारे पीसेस में ब्रेक करके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं उसके इक्वल मिलेगा। कितना क्लियर है, अगली क्लास में हम इसको और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और हम इस फॉर्मूले को याद करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हम इतने नंबर ऑफ पीस कर ही नहीं सकते। हम लोग से जब पूछा जाएगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले पे जाएंगे और बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, k इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई अपॉन m। हम लोग ऐसे डिफाइन कर देंगे।
क्लियर है? तो अगली क्लास में रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर और डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।